सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र है उसके ऊपर एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेडागोजी ये एक तो आपके अनिवार्य विषय में शामिल है और साथ ही साथ अनिवार्य विषय में इसे ही सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसका जो वेटेज है वो 50 मार्क्स के अनिवार्य पेपर में 15 मार्क्स का है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सभी के लिए। जिन्होंने भी अभी इसके घर पे पढ़ाई चालू नहीं की है वे चालू कर दे। ये एक नया सब्जेक्ट है जो शायद ही आपने कहीं पढ़ रखा होगा। यदि आप दूसरी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो शायद ही आपने इसे पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ये पूरा टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। देखिए बच्चों की कौन सी ऐसी अवस्था है जो सबसे कठिन मानी गई अवस्था में, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी। तो जो बालकों की सबसे कठिन अवस्था वो है किशोरावस्था अवस्था। तो इसका सही आंसर है सी। ये किशोरावस्था बालकों की सबसे कठिन अवस्था होती है। इसका सही आंसर है सी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भाषा के विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान। देखिए एक भाषा का क्रम होता है, जो भाषा का जो क्रम है ये पूछ रहा है कि जो अंतिम क्रम है, मतलब एक भाषा विकास होता है तो वो एकदम से विकास नहीं होता है, एक स्टेप बाय स्टेप वाइज विकास होता है। तो जो अंतिम अवस्था है या अंतिम सोपान है वह है क्या है। तो ऑप्शन है ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण, शब्दोच्चारण, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो देखिए जब भाषा पूरी तरह विकास हो जाता है, वही किसी भी चीज का अगर पूर्ण विकास हो जाएगा वही उसका अंतिम क्रम या सोपान होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी। बात करते हैं वो अगले प्रश्न पर। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता। मान लीजिए कोई बालक है, वह उसकी कुछ भी बुरी आदतें हो, बुरी, अब उसको हम छुड़वाने का प्रयास करें। मान लीजिए वो चोरी करता हो या वो शराब पीता हो या वो कुछ गलत काम करता हो, किसी भी तरह की बुरी आदतें, अब हम उसको है ना छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वह विधि होगी, कौन सी विधि होगी? अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देशन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आत्मनिर्देशन विधि मतलब हम आत्मनिर्देशन विधि ऐसी विधि हो जाएगी कि भैया एक आत्मा होती है वो हमें एक निर्देश करती है कि ये वो काम सही है गलत है। तो यह आत्मनिर्देशन विधि के द्वारा हम उसकी जो बुरी आदतें हैं उसे छुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है सी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, मतलब आपके चरित्र को निश्चित करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनोरंजन संबंधी कारक। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वह हम जरूर जरूर बनाएंगे और जल्दी ही बनाएंगे। जैसे अभी ज़्यादातर बच्चों का प्रश्न है कि सर बिजनेस स्टडीज़ के लिए कौन सी बुक खरीदें और कैसे पढ़ें, और तो हम उसके लिए बिल्कुल बुक सर्च कर रहे हैं, एक प्रॉपरली बुक। तो हम आपको जल्द ही बताएंगे कि कौन सी बुक अच्छी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। थार्नाइक थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, प्रभुता पूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो थार्नडाइक थे इन्होंने व्यक्ति को चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। मतलब चिंतन क्या होता है, जो व्यक्ति एक कल्पना क्या होती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, हम सोच रहे हैं, ये एक कल्पना होती है। चिंतन होता है कि मतलब हम गहराई में जाकर किसी चीज को सोचे,
यह चिंतन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। किसने ये आधार पे बांटा है? थार्नडाइक ने बांटा है। किस आधार पर? कि चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। पूर्ण शिक्षा हेतु आयु वर्ग है 15 से 35 वर्ष, 12 से 24 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 16 से 28 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 15 से 35 वर्ष। ए इसका सही उत्तर है 15 से 35 वर्ष। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह है मतलब एक आकर्षक व्यक्तित्व है, मतलब किसी का ये जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है वो एक आकर्षक है। अब आपको वो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो किसे देता है? वातावरण के साथ समायोजन, आत्म चेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर? ध्येय की ओर अग्रसर होना। देखिए जितनी देर में हम आपको आंसर बताते उतनी देर में आप भी सोचा कीजिए, गेस किया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, वहाँ आपको टोटली गेस करना होता है। तो इसलिए फोकस होके क्वेश्चन को सुने और पढ़ें, साथ ही साथ उसका आप आंसर टिक करने की कोशिश करें। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है आत्मकथा, व्यक्ति, इतिहास अध्ययन, समाजमिति, निर्धारण मान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, निर्धारण मान। इसका सही उत्तर है डी, निर्धारण मान। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब देखिए हर व्यक्ति डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है? वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के कारण। वंशानुक्रम तथा वातावरण इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई व्यक्ति है जो आज आपसे दूसरों से अलग दिखता है तो उस पर दो चीजों का प्रभाव होता है। एक तो इसका वंशानुक्रम, मतलब जो भी उसके वंश आ रहा है, चाहे उसके मम्मी पापा हो और जो लोग हों उसके दादा दादाजी, इन सब का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ वातावरण का भी पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण। इसका सही उत्तर है सी। बात करते हैं अब इस प्रश्न पर। शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। मतलब हर व्यक्ति देखिए आपको अलग दिखता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई छोटा दिखता है, कोई मोटा दिखता है। तो वही हर व्यक्ति अलग अलग दिखता है। तो वह कौन सी विभिन्नता कहलाती है या भिन्नता कहलाती है, कौन सा डिफरेंस कहलाता है? भारी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो देखिए आप ही सोचिए, क्या आंतरिक विभिन्नता होती है, अंदर होता तो क्या हम देख पाते हैं? व्यक्तित्व क्या दिखाई देता है ऐसा? आप देखिए तो नहीं। तो क्या भारी विभिन्नता हम जिसे देख पाते हैं व्यक्ति को बहुत? तो इसकी सही उत्तर है ए, भारी विभिन्नता। बात करते हैं अब इस प्रश्न पर। कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? देखिए कंप्यूटर की जो शिक्षा है या कंप्यूटर एक किस में आएगा? यांत्रिक प्रणाली में, व्यवहारिक प्रणाली में, क्विज प्रणाली में, अभ्यास प्रणाली में। तो कंप्यूटर शिक्षा क्या है कि यांत्रिक प्रणाली। इसका सही उत्तर है ए। आप सभी ने मेरे हिसाब से इसका सही टिक ही किया होगा कि कंप्यूटर शिक्षा एक यांत्रिक प्रणाली में ही आएगी। बिल्कुल यांत्रिक, मतलब मशीन वगैरह को भी यांत्रिक कहा जाता है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरी है, इसका आप सभी गेस करें। शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सभी के लिए। देखिए इसमें आप गलती कर सकते थे। आप शायद यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता तो आप शायद शिक्षक ही टिक करके आते। आप सोचते हमें तो पढ़ा रहे हैं, बाकी किसी को कहाँ पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट को। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा एक मनोविज्ञान है और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, एवरी पर्सन के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। जो हम प्रश्न आपको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, उसे जरूर आप याद रखें, अपने नोट्स में भी उसे इम्पोर्टेंट लिख लें, क्योंकि यह प्रश्न कई बार सीधे सीधे प्रश्न हमने देखा एग्जामों में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न में। सीखने के प्रकार हैं ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम,
संवेदनात्मक, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखने के प्रकार है वो पूरी तरह से इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही उत्तर है डी। आप सभी ने अभी तक अरिहंत की जो बुक हमने बताई थी, जिन बच्चों को पसंद आई होगी उन्होंने खरीद ली होगी। अगर आप उसको पढ़ रहे हो, आपको कहीं कोई डाउट आ रहा हो, तो आप हमें अरिहंत और पेज नंबर लिखकर भेज दें, अनिवार्य विषय अरिहंत पेज नंबर, तो हम आपके डाउट को देख लेंगे। और जब हम उस टॉपिक को, अगर आपने कहा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए और हमें उस पर कमेंट काफ़ी मिले, तो हम ज़रूर आपको उसका डाउट क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के आप अकेले का ही डाउट है तो भी आप हमसे क्लियर करा सकते हैं। हम आपको कमेंट में या व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे, या जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय आपको उसका जवाब बताएंगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। देखिए, कोई बालक है, उसको सामाजिक व्यवहार मतलब भाई आपको समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, तो वह किस तरह से सीख पाएगा। वेशभूषा से मतलब बस हम उसको अच्छे कपड़े पहना दे रहे हैं बस, या विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, या शारीरिक गतिविधियों से, या पाठ्यक्रम से। तो देखिए, किसी भी चीज़ को सबसे अच्छा सिखाने का जो तरीका होता है वह होता है कि आप उसको है ना प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये वही इसमें लिखा है, इसका जो बी उत्तर है वह है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। मतलब आप जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल गतिविधि होती है, उसके थ्रू हम उसे सबसे अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आपको स्क्रीन पर प्रॉपरली दिख रहा होगा, इसका सही उत्तर है बी। विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से हम उसे बच्चे को या बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। निम्न प्राथमिक स्तर के अंतर्गत कक्षाएं आती है। जो निम्न प्राथमिक स्तर बोल रहा है, देखिए प्राथमिक स्तर नहीं निम्न प्राथमिक स्तर बोल रहा है वो, तो उसके अंदर आती हैं कक्षाएं 1 से 2, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 5, तो उसमें आती हैं 1 से 4। इसका सही उत्तर है बी। बी इसका सही उत्तर है। अब आपको इसका उत्तर नोट कर लीजिए। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। अंतर्मुखी बालक होता है। अंतर्मुखी बालक मतलब क्या? एक ऐसा बालक जो केवल खुद से बात कर रहा हो, वो किसी और से बात नहीं कर रहा हो। अंतर्मुखी मतलब अपने ही मन से या अपने ही अंदर आंतरिक रूप से वो बात कर रहा हो, उसे अंतर्मुखी बालक बोलते हैं। तो अब आप सुनिए, अब आपको हम ऑप्शन पढ़ के बताते हैं, आप लगाइएगा आंसर। सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि अंतर्मुखी जो खुद से ही बात कर रहा हो, जो अकेले में रहना पसंद करता हो, जो किसी से कोई बात नहीं कर रहा हो, एक कोने में बैठा है या चुपचाप बैठा है, गुमसुम सा बैठा है, तो उसका सही उत्तर है सी, एकांत में विश्वास रखने वाला, सी। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। मूल प्रवृत्ति मतलब बेसिक या जो एक ओरिजिन हुआ, वो प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जन्मजात रुचि क्या, जब आपका जन्म हुआ आपको वहीं से बचपन से बोल देना बचपन की इस बच्चे की उस चीज में रुचि है, या कोई भी वो हो सकता है। अर्जित रुचि जो आपने प्राप्त करी हो, जैसे आप पेंटिंग नहीं आती हो आपको, कभी बचपन से आपने कभी पेंटिंग नहीं की ना, आपको शौक था, लेकिन आप पेंटिंग क्लास जाने लग गए और आप प्रैक्टिस कर करके आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने लग गए, तो ये होती है अर्जित रुचि। शैक्षिक रुचि जो आपने पढ़ लिख कर सब कुछ सीखा हो, ये सब शैक्षिक रुचि में आ जाता है। जो मूल प्रवृत्ति है वो होती है जन्मजात रुचि। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए, जन्मजात रुचि। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। एक व्यक्ति अगर अपना संतुलन या बैलेंस स्थापित करने में कब समर्थ हो जाएगा? उद्देश्यों में परिवर्तन करके, मतलब आप आपका उद्देश्य ही बदल ले तो क्या आप अपना संतुलन स्थापित कर सकते हैं? विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है जब वह विश्लेषण और निर्णय करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, विश्लेषण और निर्णय द्वारा, बी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है। सृजनात्मक बालक की योग्यता क्या होती है, मतलब क्रिएटिविटी हो। अब बोलते ना ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो ये जो क्रिएटिव योग्यता है उसमें क्या होता है, क्या उसकी बुद्धि जो होगी वो निम्न होगी, प्रखर होगी, प्रखर मतलब तेज, या ना निम्न होगी ना प्रखर होगी मतलब मीडियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी। देखिए काफी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे बन रहे होंगे, और अगर ना भी बने तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप आपकी पढ़ाई चालू करें, अपने स्तर पर पढ़ाई चालू कर दें, टॉपिक को टारगेट अनुसार डिवाइड करके पढ़ाई चालू रखें। और कहीं कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को, हम एक नोट कर लेते हैं उन्हें डाउट्स को, और जब भी वो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। या वो अगर एमसीक्यू में भी वो क्वेश्चन आता है और हमें पता है कि आपका डाउट है, तो हम उस टाइम पर भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है, मतलब देखिए समस्यात्मक बालक मतलब कौन समस्या में, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, चोरी करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो जो समस्यात्मक बालक है वह है चोरी करने वाला बालक। चोरी करने वाला बालक क्या है, समस्यात्मक बालक है। तो इसका सही उत्तर है सी। और आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।